जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द कीवर्ड्स यूजिंग इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, स्पेशली द रिटन एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आप मेंस दे रहे हैं, यूपीएससी सीएपीएफ का पेपर 2 अगर आपको लिखना है, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन लिखने हैं, उनमें कई सारे वर्ड जब हम ऐसे लिखते हैं या अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, जनरल स्टडीज के अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जब हमें आंसर लिखना होता है तो कुछ शब्द जो है क्वेश्चन से पहले लिखा रहता है, एक वर्ड लिखा रहता है, क्रिटिकली इवेलुएट, क्रिटिकली एनालाइज, डिस्क्राइब, इलेबोरेट, इल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। क्या है इनमें डिफरेंस? क्या सब में सेम चीजें लिखनी है? जी नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। उन्हीं सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो आज के सेशन में हम इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से लेने वाले हैं और मैं विद एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझाऊंगा, ताकि जब ये सेशन कंप्लीट हो तब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि अगर क्रिटिकली इवेलुएट पूछता है या क्रिटिकली एनालाइज पूछता है या एलेबोरेट पूछता है, इल्यूसिडेट पूछता है, एक्सप्लेन पूछता है, तो आपने क्या लिखना है। ठीक है, कैसे आपका आंसर होना चाहिए। ये अगर आप लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं, इसको 2-3 बार देख लेते हैं और इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो आपके आंसर्स में एक बेहतर हो सकता है। जो एग्जामिनर ने पूछा है उसी तरीके से आप आंसर को लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। इंटरेस्टिंग सेशन है। चलिए, सबसे पहले हम वर्ड की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेन। बहुत बार आप ये वर्ड पढ़ते हैं, एक्सप्लेन। देखिए, एक्सप्लेन को सिंपल, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, हम कहते हैं ना भाई एक्सप्लेन करो इस बात को, तो डिटेल में उस चीज के बारे में उसके कंसेप्ट को बताना, उसके फैक्ट्स को, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को कोट करना। तो मेनली आप उसके कंसेप्ट और डेफिनेशन को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो डिटेल्ड अकाउंट क्लैरिफाइंग कि कोई चीज क्यों है, कोई चीज क्यों है। ठीक है, जैसे एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन फ्लड्स इन इंडियन सिटीज, भाई क्या रीजन है। ठीक है जी, पहली बात तो आपको यहां पर अर्बन फ्लड्स को समझना पड़ेगा कि आप उसकी डेफिनेशन दें इंट्रोडक्शन में एक सिंगल लाइन में, तब उसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करें, फैक्ट्स के साथ डेफिनेशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है जी, बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करो। तो इसमें 3-4 चीजें हो गई हैं आपकी। इसमें आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंसेप्ट, फैक्ट्स और एग्जांपल्स। एग्जांपल्स पे उतना फोकस नहीं है। सेकंड जो चीज है, इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट, इट इज वेरी सिमिलर टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन से काफी मिलता जुलता है, पर इस पे आपका ज्यादा फोकस एग्जांपल्स पे रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है बेहतर तरीके से चीजों को समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एक तो ये समझाना कि मोशन ये है, न्यूटन के लॉज हैं, उसमें आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को बता रहे हैं कि अच्छा क्रिकेटर बॉल को पकड़ता है तो ऐसे, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो इल्यूसिडेट में क्या है, इट इज एक्सप्लेन थॉरोली, ऑफन विद एग्जांपल्स। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल, इल्यूसिडेट द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो एग्जांपल्स आप ज्यादा कोट करेंगे। इल्यूसिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया विद एग्जांपल्स, अब इसमें तो लिख ही दिया विद एग्जांपल्स। इल्यूसिडेट द चैलेंजेस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया, तो आप इसमें सिमिलर विद द, मतलब इल्यूसिडेट इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन जो हमने पहला देखा, विद एग्जांपल्स। क्लियर है जी। सो व्हेन यू सी दिस कमांड वर्ड, प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन विद रेलेवेंट एग्जांपल्स। ठीक है, रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ इसको आपको इलेबोरेट करना है, इल्यूसिडेट करना है। देन आता है क्रिटिकली एवेल्युएट। आप आंसर लिख रहे हैं, आप कई बार पूछते हैं ना कि इवेल्युएट कौन करेगा इस आंसर को, या एग्जामिनर कैसे इवेल्युएट करता है, इवेल्युएशन करना किसी भी चीज की। तो जब आप किसी चीज को इवेल्युएट कर रहे हैं तो क्या चीज देखते हैं, भाई इसके पॉजिटिव्स ये हैं, इसके नेगेटिव्स ये हैं, ये क्राइटेरियाज थे, क्या इन क्राइटेरियाज को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप कहीं ना कहीं उसको मार्क्स देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर, यहां पर भी वही है, क्रिटिकली इवेल्युएट। तो फाइनल जजमेंट कंक्लूड विद द बैलेंस असेसमेंट। फाइनली आप कंक्लूड करते हैं एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। जरूरी नहीं है कि बैलेंस ही हो, जो भी आपका एक ओपिनियन है उसको लेकर।
सो सबसे पहले इसमें आप क्या करते हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आप उस चीज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को असेस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है जी, और उसके की एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू इवेल्युएट। भाई किन चीजों को इवेल्युएट करना है? ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करने की बात करता है क्या जी। एक तरफ हमने जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरी तरफ हमारा जो है पेस्टिसाइड्स का यूजेज बढ़ गया, वीडीसाइड्स का यूजेज बढ़ गया, इंसेक्टिसाइड्स का यूज बढ़ गया, और उसकी वजह से पंजाब में, हरियाणा में कैंसर के पेशेंट्स काफी बढ़ चुके हैं। तो ये मतलब ये आप क्या कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्स को ढूंढ रहे हैं, किस मुद्दों पर उस चीज को एवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है जी। सो क्रिटिकल इवेल्युएट, असेस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, देन कंक्लूड विद द जजमेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मनरेगा, ठीक है। कई बार ये कहा जाता है कि मनरेगा में जो पैसा है ज्यादा खर्च हो रहा है, एसेट्स उतने क्रिएट नहीं हो रहे। तो आपने पहले उसमें बताया कि जॉब क्रिएशन होता है जी, ये है अनस्किल्ड वर्कर्स को, फिर आपने उसका नेगेटिव भी बताया, फिर आपने एक बैलेंस आउट करा उसको, ठीक है। क्रिटिकली इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। शुरुआत में खासकर जब 60s में शुरू हुआ था, 60s और 70s में, तो लोग ये भी कहते थे कि बताओ यहां गरीबी है, ठीक है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा और इनको चांद पे जाना है, इस तरीके से, लिटरली इस तरीके से बोला जाता था। तो ये काफी सालों तक ये चैलेंज रहा कि हमें कितना पैसा देना चाहिए, क्या हमें उतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकली इवेल्युएट करो आप इसको, पर फिर दूसरी तरफ आप उसके पॉजिटिव्स बताओगे, नेगेटिव्स भी बताओगे, फिर आप एक बैलेंस आउट कर रहे हो चीजों को। क्रिटिकली इवेल्युएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो क्रिटिकल इवेल्युएट में हमने क्या किया, पॉजिटिव, नेगेटिव, मेरिट्स, डीमेरिट्स, हमने उस चीज को देखा। ओके, नेक्स्ट क्रिटिकली एनालाइज, वेरी सिमिलर टू क्रिटिकली इवेल्युएट, बट इसमें एनालिसिस है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मतलब लाइक आपका भी एनालिसिस है ना, हमारे पास डाटा है, हम डाटा का एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिटिक्स आजकल काफी इंपॉर्टेंट है। तो डाटा है, सेग्रीगेटेड फॉर्म में है, तो कहते हैं ना कलेक्शन ऑफ डाटा, कोलेटेड एंड देन इवेल्युएटेड, ठीक है। तो देन उसको एनालाइज करो। सो ब्रेक डाउन, ठीक है, आपने क्या किया, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पहले ब्रेक डाउन किया, उसके क्या पार्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, क्रिटिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसमें दो चीजें हैं, एक लिबरलाइजेशन है, एक इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसमें ऐसा नहीं कि लिबरलाइजेशन के बारे में लिखना शुरू कर दो, लिबरलाइजेशन विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इंडियन एग्रीकल्चर। दो एस्पेक्ट्स, आपने दो कंपोनेंट्स को देखा, लिबरलाइजेशन को ब्रीफली डिफाइन किया कि क्या होता है लिबरलाइजेशन, उसका क्या है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर। तो फिर आपने अगेन सिमिलरली जैसे क्रिटिकली इवैल्यूएट था, पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखा, स्ट्रेंथ एंड बेनिफिट्स को देखा, आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड लिमिटेशन, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्ट्रेंथ, वीकनेस, देन आपका कहीं ना कहीं एक फेयर असेसमेंट आ रहा है उसमें। सिमिलरली रोल ऑफ जुडिशरी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जुडिशरी का रोल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, नॉट जस्ट जुडिशरी का जनरल रोल की बात चल रही है, ठीक है, स्पेसिफिक है पॉइंट, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में। तो आपने पहले ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, फिर उसके कंटेक्स्ट में इवैल्यूएट करना है उसको, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, पीडीएस को फूड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, नॉट जस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ओवरऑल आप जो है क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब शब्द क्या है? डिस्क्राइब को ऐसे समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं, ठीक है, फीचर्स की ये सारी चीजें हैं। डिटेल अकाउंट, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। फोकस ऑन द फीचर्स, हाईलाइट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका भी उसमें ओपिनियन नहीं आ रहा, ओपिनियन नहीं ज्यादा देना है, जो चीजें हैं वैसे ही लिखनी है, ठीक है जी। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज, उससे लेकर क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज हैं, और प्रेजेंट फैक्चुअली, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी विदाउट पर्सनल जजमेंट, विदाउट पर्सनल जजमेंट, अपना बीच में तड़का नहीं लगाना है, आएगा तड़के वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सिंपल है जी, पार्लियामेंट के फंक्शन बताओ जी, 1 2 3 4 5, मतलब अगर आपको जैसे पॉइंट्स वाइज में लिखना है, ठीक है। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द वर्ल्ड, इन इंडिया। अब इसमें कोई मतलब आपका ओपिनियन की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ये बताना है, अच्छा ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां 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 आते हैं, ठीक है। इट इज मोर ऑफ अ मतलब लाइक जैसे ग्रेजुएशन में हम लिखते थे, क्या हम ज्यादा ओपिनिएटेड नहीं लिखते थे,
यूपीएससी एग्जाम्स में क्या है, हमारा बहुत सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमारे बहुत सारी चीजों को लेकर ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो लेस ऑफ ओपिनियन, मोर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है जी। डिस्क्राइब क्लियर हो गया। देन आपका एग्जामिन, एग्जामिनेशन, थोड़ा सा इसमें इवेल्युएशन वाला पार्ट आ गया, चलो देखते हैं। सो इंस्पेक्ट इन डिटेल, ठीक है, आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखो, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेट कॉजेस, भाई वो कहां से शुरुआत हुई, जैसे अगर मैं कहूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहां से शुरुआत हुआ, फिर आप थोड़ा पीछे जाओगे, ओरिजिन को देखोगे, जियोपॉलिटिक्स कैसे कैसे शिफ्ट हुई, फिर आप कहोगे जी 1991 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लोगे और कैसे उन्होंने शेप किया चीजों को, ठीक है। देन आपका एस्टेब्लिश कनेक्शंस, लिंक रिलेटेड फैक्टर्स टुगेदर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप कहोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अच्छा फिर यूनाइटेड नेशंस बना, फिर शीत युद्ध चला, 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ले रहे हो, सॉरी, और उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो। असेस इंप्लीकेशन, इवेल्युएट कंसिक्वेंसेस एंड इंपैक्ट्स, एग्जांपल से समझते हैं। इंस्पेक्ट इन डिटेल, हाँ इसमें एग्जांपल दे रहा है, मतलब क्या क्या तीन चार चीजें देखनी है, उसको डिटेल में इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्शन, अच्छा ये ठीक, अच्छा नहीं ठीक ठीक। इन्वेस्टिगेट कॉजेज एंड इंप्लीकेशन, एग्जांपल, एग्जामिन द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। कई बार हम रीजनलिज्म को सब नेशनलिज्म भी कहते हैं, तो क्या ये सब नेशनलिज्म है या रीजनलिज्म है, तो हमने उसके कॉजेज और कंसिक्वेंसेस को देख रहे हैं। तो तीन चीजें हो गई, इंस्पेक्ट, इन्वेस्टिगेट, इंप्लीकेशंस, ठीक है। एग्जामिन द चैलेंजेस पोस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, तो उस तरीके से एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ कास्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, तो ये उसका रीजन क्या है, ओरिजिन क्या है, इंस्पेक्ट करो आप उसको, और उसके इंप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जामिन। डिस्कस, जब हम कोई भी चीज को डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है, मेनली डिस्कशन में डिबेट, डिस्कशन एंड डिबेट, ठीक है। एक दो पर्सपेक्टिव होते हैं, जब भी हम डिबेट की बात करते हैं, डिस्कशन की बात करते हैं, तो मेरा एक पर्सपेक्टिव है, दूसरे का एक पर्सपेक्टिव है, सरकारी नौकरी अच्छी है या प्राइवेट अच्छी है या बिजनेस अच्छा है ना, ये बड़ी हमारी घरों में एक कह सकते हैं कि डिस्कशन रहती है, ठीक है, इसको लेकर काफी चर्चा रहती है, तो डिबेट, डिस्कशन, ठीक है। सो प्रेजेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को आप किस तरीके से रख पा रहे हो, ये पर्सपेक्टिव भी है, ये पर्सपेक्टिव भी है, तो ये आपकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग को बताता है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को बताता है उस टॉपिक के बारे में। ऐसा नहीं है आप उस टॉपिक को सिर्फ एक ही एंगल से देख रहे हो। When discussing a topic, you must present various viewpoint approaches to the subject matter. आप उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर किस तरीके से सोच रहे हो, ठीक है, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ये आपकी एबिलिटी को बताता है कि कॉम्प्लेक्स इशू को कितने अलग अलग एंगल से आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो कुल मिला के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देना और उसके प्रॉस एंड कॉन्स को डिबेट करना, ठीक है। ओके, सो डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है जी। डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी ऑन इंडियन इकोनॉमी, कई लोग कई बार ये जीएसटी को लेकर ओपोजिशन कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स, इस तरीके की बात, तो क्या है ये एक्चुअली, मतलब इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं जीएसटी को लेकर, सही गलत, ठीक है। और डिस्कस द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, तो ये डिस्कशन करना, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। कमेंट, लॉ में कानून एक तो बेयर एक्ट होता है और बेयर एक्ट की कमेंट्री होती है, ठीक है, या फिर जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसकी कमेंट्री, मतलब जैसे दोहा लिखा है या कोई श्लोक लिखा है तो उसकी जो भी विद्वान लोग हैं वो अपनी कमेंट्री करते हैं, ठीक है, उस बारे में कमेंट करते हैं, हाँ यार कमेंट मत करो, ठीक है। तो हाईलाइट मेन इश्यूज, आप मेन इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हो, आइडेंटिफाई एंड एम्फेसाइज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक्स, ठीक है, जो भी उस मतलब टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको हाईलाइट कर रहे हो, आप उसको लेकर अपने ओपिनियन दे रहे हो। कमेंट में क्या है, जैसे मान लीजिए एक श्लोक है, वो तो एक दो लाइन का श्लोक है, मान लीजिए कुछ शब्दों में एक ऑथर ने बात कही, किसी कवि ने बात कही, पर उसके बाद जो समझने वाला है उसके बारे में डिटेल दे रहा है,
वो अपना ओपिनियन दे रहा है कि कवि क्या सोच रहा होगा, है ना। तो ये है, यहां पर ओपिनियन आ गया। मैंने आपको कहा था ना, डिस्क्राइब में ओपिनियन नहीं देना है, कमेंट में ओपिनियन देना है। यहां पर आपका ओपिनियन पूछ रहा है वो, ठीक है जी। सो प्रोवाइड योर इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव ऑन द मैटर, ठीक है। ऑब्वियसली आपका ओपिनियन थोड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए, फैक्ट्स बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली शेयर मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग, और अपने व्यूज को आप कितना क्लियरली और इफेक्टिवली कह पाते हो, ठीक है जी। तो ये हो गया कमेंट। सो हाईलाइट द मेन इश्यूज, गिव योर ओपिनियन, कमेंट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन अ डेमोक्रेसी। तो अब यहां पर आपके ओपिनियन पूछ रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब अच्छा दो है आपका, ठीक है। जो है सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप कह सकते हो कि हाँ जी, जुडिशियल ओवररीच की बात हम कई बार देखते हैं। पार्लियामेंट में जो लॉज बन रहे हैं वो टेक्निकल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप डेलीगेट कर देते हो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फिर वहां पर ब्यूरोक्रेसी का रोल ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो उसको लेकर आप अपने ओपिनियंस दे रहे हो। कमेंट ऑन द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इन टूडेज वर्ल्ड। पहले आपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक ब्रीफली समझाया, फिर आपने बताया कि हाँ जी आज के वर्ल्ड में कि आपका क्या ओपिनियन है। आप कह सकते हो हाँ जी ठीक है, होना चाहिए हमें, इंडिया जो है यूएस और यूएसएसआर को बैलेंस आउट करके चल रहा है, या आपको लगता है नहीं नहीं इंडियाज इंटरेस्ट। तो अब आप अपने व्यूज को कितना इफेक्टिवली जो है रखते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए ट्रेस, ट्रेस कहां से शुरुआत हुई, ट्रेस द बिगिनिंग्स, आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट, की डेवलपमेंट्स, वहां से फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को डिस्कस करो, तो मैं कहूंगा जी 1857 से शुरू करके 47 तक। तो आपने मेन मेन पॉइंट्स बताए क्या जी, पहले 1857 रिवोल्ट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने कहा जी 1885 में, फिर आपने की इवेंट्स देख रहे हैं। अच्छा कांग्रेस बनी 1885 में, अच्छा जी 1905 में जो है वहां पर टसल होता है, 1907 में सूरत स्प्लिट, फिर ठीक है। इस तरीके से आप इसको चल सकते हैं, लखनऊ पैक्ट है, गांधी जी आते हैं, उसके बीच में और मॉडरेट्स का क्या रोल रहा, तो आप उस चीज ट्रेस पूरी कहानी, ठीक है। चलिए सो हाईलाइट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट चेंजेस, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और करंट स्टेटस क्या है उसके बारे में बता रहे हो। ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, बहुत ही सिंपल, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से यहां शुरुआत हुई, क्या है, शुरुआत कहां से है, गांधी जी का ये मानना था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर, ठीक है। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, ट्रेस द ग्रोथ ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो थोड़ा स्टार्टिंग से पूछ रहा है, पूरी मेन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हम पहली स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्टिफाई, नाम से क्लियर है, जस्टिफाई करना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना किसी चीज के बारे में, ठीक है। अब इसमें जब आप जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैक्ट्स को यूज करो। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं जितने ज्यादा फैक्ट्स डालूंगा ना, उतना आंसर मेरा अच्छा होगा। इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, ठीक है। योर आंसर राइटिंग में जो फैक्ट्स हैं वो एक सपोर्टिव रोल की तरह है, जैसे होता है ना बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, तो वो है। तो फैक्ट्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके आर्ग्यूमेंट को, वो आंसर नहीं है, आपका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि बहुत सारे फैक्ट्स डालने की कोशिश करते हैं, गलत फैक्ट प्लीज कोट मत कीजिए। वो कहते हैं ना कि अर्थ का अनर्थ है, वो फायदा करने की बजाय नुकसान है। आप अप्रोक्सीमेटली लिखो, ओवरऑल, ठीक है, ऐसा कुछ आप डिप्लोमेटिक लिख सकते हो, बट अगर आप इफ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट फैक्ट्स डोंट राइट इट। बट इसमें आपका जब भी आप कोई चीज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो फैक्ट्स फैक्ट्स स्टैट्स एग्जांपल्स को कोट कीजिए, और उसको अपने क्लेम के साथ, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं, अब आप कहते हैं होना चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्यों होना चाहिए भाई? तो यहां पर अब आप जो है फैक्ट्स को स्टैट्स को यूज कर रहे हो अपने क्लेम को, अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। ओके, सपोर्ट योर पोजीशन, डेमोन्स्ट्रेट वैलिडिटी ऑफ योर क्लेम। सो एग्जांपल, जस्टिफाई द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। क्यों करना है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन? ठीक है चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बढ़िया, क्या जरूरत है? तो आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहे हो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो सॉलिड पॉइंट होने चाहिए, ठीक है जी।
सो जस्टिफाई द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत लोग कहते हैं जी सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दो, क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ने बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है इंडियन इकोनॉमी में इन द लास्ट 35 ईयर्स, बट वेदर वी शुड प्राइवेटाइज एवरीथिंग, द आंसर इज नो। व्हाई? मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए सारा कुछ प्राइवेटाइज। हाँ ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इन जनरल इज गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी, बट नॉट एवरीथिंग शुड बी प्राइवेटाइज। नाउ आई हैव टू गिव द स्ट्रॉन्ग एविडेंस सपोर्टिंग दिस थिंग। इफ आई एम सेइंग कि नहीं सारा कुछ प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, आपको नहीं नहीं सरकारी नौकरियां चली जाएंगी, नो, I have to think not just in terms of government jobs, I have to think broader terms। मतलब ठीक है वो भी एक पॉइंट हो सकता है, पर मेरे आर्ग्यूमेंट में मैं पहला पॉइंट क्या दे रहा हूं, इट शुड नॉट दैट आई शुड स्टार्ट विद द वीक आर्ग्यूमेंट या वीक फैक्ट्स, आई शुड स्टार्ट विद द स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स कि हाँ जी ये है रीजन। ठीक है, पहले 2-3 पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, हाँ आखिरी के 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं जो उसको और जो है सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप लॉ पढ़ते हैं तो एविडेंस होते हैं, एविडेंस की एक कैटेगरी होती है। ठीक है, कुछ एविडेंस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, वो मेन एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही है कहानी। ठीक है जी, आउटलाइन। ठीक है जी, आउटलाइन मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना किसी भी चीज के। सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विदाउट गोइंग इनटू एक्सटेंसिव डिटेल में नहीं जाना, मेन पॉइंट्स आउटलाइन। ठीक है, अरेंज द मेन पॉइंट्स इन अ कोहेरेंट स्ट्रक्चर, अगेन मेन पॉइंट्स को। अच्छा उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके अकॉर्डिंग, तो जो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट आप लिख रहे हो तो वो कहीं ना कहीं हायरार्की भी शो करता है। ठीक है, और पहला दूसरा तीसरा वो पॉइंट कनेक्ट भी करने चाहिए। प्रेजेंट कंसाइजली, हर पॉइंट को क्लियरली ब्रीफली लिखना है, फोकसिंग ऑन ब्रेड्थ रादर देन द डेप्थ। ठीक है, ज्यादा कवर करो रादर देन गोइंग इनटू डेप्थ। तो आउटलाइन का मतलब ये है। ठीक है, so for example general overview और main points without going into details, key provisions of right to information act। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, मेन पॉइंट्स को बताना है, प्रोविजंस को बताना है। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक है जी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ज्यादा विड्थ नॉट द डेप्थ। ठीक है, चलिए समराइज, जैसे आपको प्रेसी राइटिंग लिखना होता है, समराइज, तो समराइज क्लियर है वैसे तो वर्ड अपने आप में कि आपने मेन आइडियाज को कैप्चर किया। कई बार हम कहते हैं ना यार तू शॉर्ट में बता भाई, इतना लंबा मत खींच, मेन पॉइंट बता। तो वो बेसिकली क्या है, मेन पॉइंट, समराइज। ठीक है, सो कैप्चर द मेन आइडियाज, आइडेंटिफाई एंड इंक्लूड द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट्स, बी कंसाइज, एक्सप्रेस आइडियाज ब्रीफली। फाइनल डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हुआ उसकी लस्सी घोलनी नहीं है, मेन पॉइंट पे आना है। ठीक है, मेंटेन एक्यूरेसी, रिप्रेजेंट द ओरिजिनल कंटेंट फेथफुली। द थिंग इज प्रेसी राइटिंग भी शायद इसीलिए लिखवाई जाती है कि आप किसी चीज को पढ़ के कितना समझ पा रहे हो कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, आप मेन पॉइंट्स को लिख पा रहे हो, आप ऐसा नहीं है कि उसमें आपको लग रहा है कि सारा कुछ ही मेन है। ठीक है, सो ब्रीफ ओवरव्यू, कैप्चर मेन आइडियाज, समराइज द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की अचीवमेंट्स को समराइज करना। ठीक है जी, मेन पॉइंट्स जो है उसके, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के की पॉइंट्स क्या है, तो मेन पॉइंट्स, मेन आइडिया। ठीक है, तो ये है आपका समराइज। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम निष्ठा एक इनिशिएटिव हमने शुरू किया है स्पेशली फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स इन द कंट्री। ठीक है, बेशक वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो है ncrtquiz.com। इसमें हमने क्या किया है, चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं। बहुत सारी जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे टॉपर्स ये कहते हैं कि आप एनसीईआरटीज पढ़िए, एनसीईआरटीज बेस है। पढ़ लिया उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसको इवेलुएट कैसे करें, उसको कंसोलिडेट कैसे करें, उसको रिवाइज कैसे करें, तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है ncrtquiz.com चैप्टर वाइज क्विज। जैसे कि आप 6 to 12 तक का हमने बुक्स कवर किए हैं। सपोज ज्योग्राफी, तो आपने 6ठी क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लाइक एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन, फिर थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 1 2 3 2 3 1, है ना, ऐसे करके, मतलब 1 2 3 करेक्ट, 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, फिर आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में, आप सोचिए कि आप एक चैप्टर पढ़ें, क्वेश्चन करें, चैप्टर दूसरा चैप्टर क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर क्वेश्चन, तो आपकी किस लेवल की क्लैरिटी हो सकती है अगर आप ये सारे, और हर चैप्टर के हमने 25 टू 40 क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट कितना है। जैसे छोटी क्लासेस में थोड़ा कंटेंट कम है तो उसमें कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बड़ी क्लासेस में थोड़े ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से हमने 6 टू 12 तक के जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जो है कवर किया है। 6 टू 12 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी, 9 टू 12 का पॉलिटी, 9 10 का साइंस और 11 12 का इकोनॉमिक्स कवर किया है। गो एंड चेक आउट द ऐप, वेबसाइट, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, पहला चैप्टर फ्री रखा है हमने, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, यू विल गेट द आइडिया क्वालिटी क्या है, देन गो फॉर द कोर्स। दिस कैन बी अ great enabler to your UPSC dream. That's my promise to you. That's all from my side. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.